तो लास्ट क्लास में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे, ठीक है। तो उसको घर पे आपने रिवाइज किया होगा और उसको ज़रूरी है रिवाइज करना कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो आज थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। उसमें अच्छा पहले उससे हम लोग कुछ वहाँ पर होमवर्क आपको दिए थे ना, कुछ टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो एक बार जरा उसको देखो, है ना। एक क्वेश्चन था ऐसा कुछ, यहाँ प्लस था और ऐसा था। तो इसका पहले बना लिया जाए, फिर दूसरे वाले का ना, पॉजिटिव चार्ज वाले का। चलो तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो देखो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर प्लस चार्ज। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि भाई अगर कहीं ऐसा होगा कि पाई बॉन्ड भी होगा और प्लस चार्ज भी होगा, तो हमेशा हम लोग चार्ज को डीलोकलाइज कराएंगे, चार्ज को घुमाएंगे, है ना। तो देखो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ यहाँ ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे रहेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फिर देखो ये आगे बढ़ जाएगा, आगे भी कंडीशन है। इसको ऐसे बनाओगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज ऐसे आ जाएगा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा। फिर यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका दिखाई देगा, इधर इधर, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अब तक कितने बन गए? 1 2 3 4 बन गए। अब देखो, अब ऐसा भी आप बना सकते हो यहां से, तो इधर इधर और यहाँ यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड, ऐसा हो गया। अब ये प्लस चार्ज आगे इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है, तो 1 2 3 4 5 बना। एक कुछ लोग भूल गए होंगे कि अगर देखो ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो इस पाई बॉन्ड के साथ भी है। तो एक आप जब इधर बढ़ गए तो ये तो बन गया, ठीक है। एक वापस ये इधर आकर और प्लस चार्ज इधर चला जाएगा, मतलब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देखो तो जरा, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ यहाँ और यहाँ प्लस चार्ज वापस, और ये ऐसा, तो एक ये भी बनेगा। अब अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये वाला और ये वाला सेम है, तो देखो सेम नहीं है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशंस अलग हैं और इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशंस अलग हैं। मतलब प्लस चार्ज को डीलोकलाइज करते हुए हम लोग अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके जरा जोड़ के बताओ तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 6। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो हमेशा हम लोग गिवन स्ट्रक्चर को जोड़कर ही बताते हैं, है ना। जब तक ये क्वेश्चन में अलग से ना पूछा होगी एक्सक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन में अलग से इंस्ट्रक्शन है तब तो अलग बात है, नहीं तो हमेशा उसको जोड़ के बताएंगे। तो इसमें टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है। तो कई लोग का सही हुआ होगा। अब जरा दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरा वाला अपना ऐसा था कुछ, नहीं ऐसा कुछ था और प्लस चार्ज यहां था और ऐसा था। तो देखो अब ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ नहीं, इस पाई बॉन्ड के साथ इनिशियली रेजोनेंस में है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पूरा बनाएंगे नहीं जैसे बनाए थे, ठीक है। एक बार बना लिए, ऐसे भी थोड़ा समझो, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है समझना कि उसी स्ट्रक्चर में, है ना। क्योंकि हम लोग को तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन करना होगा तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी कैसे बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर में अब देखते हैं। तो एक ये खुद हो गया, एक फिर जब पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, दूसरा हो गया। फिर यहाँ पाई बॉन्ड आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तीसरा हो गया। फिर यहाँ पाई बॉन्ड आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, चौथा हो गया। फिर यहाँ पाई बॉन्ड आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, पांचवा हो गया, ठीक है। तो ये पांचवा हो गया। अच्छा, अब ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है। बोलो, जब यहाँ से यहाँ प्लस चार्ज लाए थे तो पाई बॉन्ड को इधर लाए थे, है ना। तो अभी तक कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 हो गया है। क्लियर है बात। तो 5 ये हो गया है, और जब ये पाई बॉन्ड वापस इधर आएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो वो छठा हो जाएगा, अलग होगा वो। क्योंकि देखो इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशंस अलग हैं, और जब ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ आ चुका है, तो इस जैसा हो जाएगा ना। तो छठा ये हो गया, और फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ जा चुका था, बोलो, तो ये वापस यहाँ आएगा और प्लस चार्ज वापस इधर आ जाएगा, वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये वाला प्लस चार्ज आया, बात समझ में।
है ना। आप इसको फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं कि प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पाई बॉन्ड जो आ चुका था, ये वाला पाई बॉन्ड घूम के यहाँ आया था, तभी तो प्लस चार्ज यहाँ आया था, तो ये पाई बॉन्ड फिर वापस यहाँ जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर प्लस चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड वापस जाएगा, तो यहाँ प्लस वापस आ जाएगा। और क्योंकि पाई बॉन्ड की पोजीशन इसमें चेंज है, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो ये वाला ऐसा जो बना है वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। और फिर जब प्लस यहाँ आएगा तो फिर ये जो पाई बॉन्ड, ये वाला जो पाई बॉन्ड यहाँ गया था पहले, यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, ये वापस आकर यहाँ प्लस चार्ज देगा। तो टोटल कितने बन गए देखो, 1 2 3 4 5, और जब ये वापस आया तो 6, और जब ये वापस यहाँ आया तो 7। तो इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इसके बन गए हैं। तो इस वाले के 6 बने हैं और इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 7 बने हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जाता ही है, और एक इसका एप्लीकेशन है। जब हम लोग आगे चलकर बेंजीन का रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तब यहाँ पर इसका एप्लीकेशन भी आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इतनी कहानी अपने को समझ में आई। एक और होमवर्क दिए थे आपको, है ना, वो भी जरा देखा जाए। उसमें भी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को निकालना है। ठीक है, देखिए एक ये क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन ना आईटी में पूछा हुआ है एडवांस्ड में, यहाँ नेगेटिव है। तो चलो इसको भी देखा जाए। तो यहां से यहां, है ना, चलो बना ही लेते हैं इसको। तो ऐसा कुछ, ये पाई बॉन्ड अभी तक अपनी जगह पर है, ये डबल बॉन्ड ये ऐसा हो गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। बोले सर नेगेटिव ही क्यों कराए, तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि अगर चार्ज और पाई बॉन्ड होगा तो हमेशा चार्ज को घुमाते हैं क्या। तो ऐसा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर देखो ये इसके साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर देखो ये वापस इधर आएगा, ऐसा बन गया। अब देखो यहाँ से दो रास्ते हैं, एक बार इधर से इधर जाओगे, एक बार इधर जाओगे, तो यहाँ से दोनों तरफ बढ़ते हैं ना। चलो एक बार हम लोग इधर आ जाते हैं, यहाँ नेगेटिव ऐसा, इधर इधर इधर। अब देखो ये वापस यहाँ पे बॉन्ड बनाते हुए वापस ऐसा चला जाएगा। ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, अब यहां से एक रास्ता और है कि ये नेगेटिव चार्ज यहां बॉन्ड बना के वापस यहां आ जाए, तो यहां से एक और रास्ता खुल रहा है। तो यहाँ पाई बॉन्ड इधर इधर, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पाई बॉन्ड, फिर एक बार ऐसा भी बन रहा है। और ये सब अलग है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनाए हैं वो अलग अलग बने हैं, इसमें कोई भी एक जैसा नहीं है। देखो ये और ये भी अलग अलग है ना, पाई बॉन्ड की पोजीशंस अलग है। तो टोटल जोड़ लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इसके टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने थे। इंटीजर टाइप में आईटीआर में ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आना चाहिए, इसलिए आपको इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं, है ना। आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके।
चलो देखा जाए। अच्छा, 2-3 केस अपने हो गए हैं, है ना, एक आध केस और देख लिया जाए। केस लेट अस से 4। तो इसमें हम लोग बात कर लिया जाए कि प्लस चार्ज इन कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, है ना, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब जो बैक बॉन्डिंग वाला कंडीशन था अपना, है ना। देखो ऐसा, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो ऐसा है CH2, मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पर OCH3 ऐसा है ना, ऐसा है। ठीक है, तो देखो ये प्लस चार्ज है। अच्छा, प्लस चार्ज जब भी हम लोग लिखते हैं तो क्या बात करते हैं कि वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। कैसे पता सर वेकेंट ऑर्बिटल है? क्योंकि ये 6 ही इलेक्ट्रॉन रखा है। देखो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, 1 ऑक्सीजन के साथ बनाया है, ये वाला कार्बन। तो 3 बॉन्ड बनाया है, तो 3 × 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। बोलो भाई। और इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ पर है ना, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा, और कोऑर्डिनेट करके CH2 डबल बॉन्ड O CH3, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। बोलो, जब भी एक न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये लास्ट क्लास में किए हम लोग। तो ये और ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे तो ये p ऑर्बिटल है, और ये लोन पेयर भी अपना p ऑर्बिटल में ही होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये केस समझ में आ गया। इसमें बहुत सारा केस हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो ऐसा है, जैसे मान लो बहुत सारे टाइप में इस तरह का हो सकता है। यहाँ प्लस चार्ज है तो ये बैक बॉन्डिंग कर जाएगा, ऐसा बना देगा, ऐसा पाई बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये भी वही चीज हो गई, है ना। तो ये बैक बॉन्डिंग का केस है, ये हम लोग ने पढ़ रखा है, और जहां जहां भी ये आएगा वहां वहां हम लोग इस पे थोड़ा थोड़ा और बात करते चलेंगे। ठीक है ना, ये आसान है। मतलब पहले 3 केस जो स्ट्रक्चर थे बनाना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा है ना डिफिकल्टी होती है बच्चों को, लेकिन इन सब में उतना डिफिकल्टी नहीं है, तो बहुत आसान है, दिखाई देता है। हाँ, इसमें एक जगह डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी क्या होती है कि आपको ये स्ट्रक्चर दे देता है और बोलता है बताओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें जब ऐसा स्ट्रक्चर दे देता है तो इसमें अपने को कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं दिखाता है ना। मान लीजिए ऐसा सवाल पूछ लिया, मान लो अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ इसमें पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज है या नहीं है। मान लो अगर ऐसा सवाल पूछे, है ना, ऐसा सवाल पूछे, बोले कि भाई बताओ इसमें पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है या नहीं है। सवाल सुन रहे हैं? तो जब आप इसमें पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो ये ऑक्सीजन है, अगर मैं ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दूं, अगर मैं ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दूं तो प्लस चार्ज ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ये बनाया है। कैसे बनाया है? यहां बैक बॉन्डिंग करा के। तो कभी कभी ये स्ट्रक्चर दे देता है तो इसमें अपने को रेजोनेंस नहीं दिखता है, तो फिर हम लोग ये सोचते हैं क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, इस पे प्लस चार्ज नहीं है। यहां से इधर से आओगे A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C पर प्लस चार्ज, ये रेजोनेंस तो दिखेगा, है ना, कंडीशन तो दिखेगी, लेकिन क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो इस वजह से आप सोचोगे कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड इस पर तोड़ दे तो यहाँ प्लस आएगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। बोलो है ना? कैसे पता? यहां से लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग करा दोगे। तो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है तो इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां आपको सोचना है थोड़ा कि जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और ऐसा एक ही जगह सोचना है आपको, कोई ऐसा एटम हो जिस पर प्लस चार्ज हो और वो पाई बॉन्ड बनाया हो, तो अगर वापस उसका बॉन्ड तोड़ दें, है ना, कोई ऐसा हेट्रो एटम हो जिसके पास लोन पेयर होता हो, है ना, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है,
और वो पाई बॉन्ड बनाया हो, तो पाई बॉन्ड उसकी तरफ तोड़ देंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इस पर लोन पेयर आएगा और ये लोन पेयर वापस यहाँ पे प्लस चार्ज के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो केवल कब सोचना है ये चीज कि जब ऐसे किसी स्ट्रक्चर में, है ना, किसी हेटेरो एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो और उस पर पाई बॉन्ड हो, तो अगर वो पाई बॉन्ड उस एटम पर तोड़ देंगे तो उसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट है और प्लस बगल में आ जाए तो वहां बैक बॉन्डिंग की कंडीशन हो जाएगी। पहचानो, जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो मान लो ऐसा है NH2 प्लस डबल बॉन्ड, ऐसा है मान लो, आपसे पूछे कि बताओ यहाँ प्लस चार्ज डीलोकलाइज्ड है कि नहीं, तो आप देखोगे कि इसमें नाइट्रोजन 2 बॉन्ड ये बनाया है और 2 हाइड्रोजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। लेकिन अगर हेटेरो एटम है और उस पर प्लस चार्ज है और उस पर पाई बॉन्ड भी है, तो आप क्या करोगे, तुरंत इसको नाइट्रोजन की तरफ तोड़ोगे, और जैसे ही आप इसको नाइट्रोजन की तरफ तोड़ेंगे वैसे ही आपको यहाँ प्लस चार्ज दिखेगा, यहाँ NH2 और इस पर कंप्लीट ऑक्टेट दिखेगा, और ये इस स्ट्रक्चर का ये बैक बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर है, तो मतलब यहाँ पर रेजोनेंस होगा। अब ये प्लस चार्ज A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C पर प्लस चार्ज दिख रहा है, बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज डीलोकलाइज्ड है। इसी में और मान लो कंफ्यूज करे आपको, ठीक है, इधर मान लो ऐसा बना दे, O यहाँ पर H, यहाँ प्लस, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, बोले बताओ यहाँ प्लस चार्ज डीलोकलाइज्ड है कि नहीं है ना, मान लो ऐसा पूछ ले, तो आप क्या करोगे, देखो A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C पर प्लस चार्ज, रेजोनेंस का कंडीशन तो समझ में आ रहा है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लेकिन क्या यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है देखना है। तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6, 3 बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर, 8 हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है यूं ही, इस पर कोई ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसमें इसकी तरह सोचोगे या इसकी तरह सोचोगे तो आपको पाई बॉन्ड तोड़ना होगा ऑक्सीजन पे जो था, तो पाई बॉन्ड तो ऑक्सीजन बनाया कहाँ है, समझ के बाद, तो इसका मतलब यहां प्लस चार्ज डीलोकलाइज्ड नहीं है, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड तोड़ के आप बैक बॉन्डिंग वाला कंडीशन नहीं ला पा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा खुद से समझना होगा, है ना। रूल तो हम लिखवा सकते हैं, है ना, लेकिन फिर वो रूल की दुनिया हो जाएगी, ठीक है, फिर वो केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर वो ऐसा हो तो ऐसा, वैसा हो तो वैसा, समझ के बाद तो कितना रूल पढ़ेंगे, ये सिर्फ दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है ना। क्योंकि अपने को मालूम है कि इसका बैक बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर ये है, तो हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि इसको वापस तोड़ दे तो ये बन रहा है, और ये बन रहा है तो डीलोकलाइज्ड हो रहा है, दैट इज ऑल, समझ के बाद। तो बहुत ज्यादा रूल के पीछे नहीं भागना है, जितने जरूरी रूल्स है केवल उतने ही बात करना है, बाकी जगह दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहां पर भी वही बात हो रही है, यहां पर भी वही बात हो रही है। यहां चूंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए कोई पाई बॉन्ड नहीं तोड़ के आप बैक बॉन्डिंग का कंडीशन नहीं ला सकते, तो यहां कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता, समझ गए। तो यहां ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड नहीं है, जबकि यहां और यहां है। दिख रहा है सवाल सबको। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर करें इसको। चलो भाई, तो यहां तक बात अपने को समझ में आ गई। अब थोड़ा सा, है ना, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, तो अब सारे केस देखने की जरूरत नहीं है, जैसा ये है वैसा ही वेकेंट डी ऑर्बिटल वाला भी होगा, तो वो आप बना लोगे। और जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, अभी हम लोग को बहुत रेजोनेंस पढ़ना है, बहुत सारी बात जीओसी के अंदर पढ़नी है, वो कई जगह अपीयर होगा और वहां पे नई नई बातें जो हैं उस पर हम लोग समय के साथ सीखेंगे, है ना। सब एक साथ भर देंगे तो फिर वो रूल और रटने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, जहां इस्तेमाल होगा वहां पर हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा मीजोमेरिक इफेक्ट की। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेजोनेंस पढ़ रहे थे, है ना। अब हम लोग आ रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है प्लस एम इफेक्ट
और एक होता है माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। ठीक, तो और मीजोमेरिक इफेक्ट किसके द्वारा ऑपरेट होता है? तो रेजोनेंस के द्वारा। रेजोनेंस होता है तो मीजोमेरिक इफेक्ट उसको बोल सकते हैं। समझ के बात? तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को हमने प्लस आई और माइनस आई में डिवाइड किया था, वैसे ही मीजोमेरिक इफेक्ट को भी हम लोग प्लस एम और माइनस एम में डिवाइड करेंगे। तो जो रेफरेंस हम लोगों ने वहां लिया था वही रेफरेंस हम लोग यहां लेंगे। याद करिए, या अगर नहीं याद हो तो आप कॉपी एक बार पलटिए, जहां इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई और माइनस आई हम लोगों ने लिखा था। तो प्लस आई इफेक्ट में हम लोगों ने लिखा था कि अपने ऑर्गेनिक पार्ट में या स्टडीड पार्ट में कोई ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचाए, उसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाए, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, उस ग्रुप का अपने ऑर्गेनिक पार्ट पर या स्टडीड पार्ट पर। क्लियर बात? सेम वही बात, कॉन्सेप्ट, रेफरेंस यही है कि अगर अपने ऑर्गेनिक पार्ट या स्टडीड पार्ट में कोई ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा, मतलब रेजोनेंस के द्वारा, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्गेनिक पार्ट या स्टडीड पार्ट में इलेक्ट्रॉन पहुंचाए, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। किसका? उस ग्रुप का अपने ऑर्गेनिक पार्ट पर। रेफरेंस है भाई, जैसे बैंक में हम लोग जाते हैं तो क्रेडिट डेबिट बात करते हैं ना, कि भाई इतना डेबिट हुआ, इतना क्रेडिट हुआ, तो आप समझ जाते हो ना कि इतना पैसा हमारे पास से गया या इतना पैसा हमारे पास आया। सो द सेम थिंग इज दिस, है ना। तो उस रेफरेंस के, खरीद फरोख्त के जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके हिसाब से समझिए। बहुत सिंपल सी बात है कि अपना ऑर्गेनिक पार्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, कोई ग्रुप अगर रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन उस अपने ऑर्गेनिक पार्ट या स्टडीड पार्ट में पहुंचा दिया, मतलब अपना ऑर्गेनिक पार्ट या स्टडीड पार्ट इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो ऐसे इफेक्ट को बोलेंगे प्लस एम। और अगर अपना ऑर्गेनिक पार्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ तो ऐसे इफेक्ट को बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट। समझ के बाद? तो प्लस एम इफेक्ट वाले साइड में लिख लीजिए और माइनस एम इफेक्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो प्लस एम इफेक्ट के साइड में लिखो कि व्हाट इज प्लस एम इफेक्ट। इतना पहले बना लो, फिर प्लस एम इफेक्ट के साइड में लिखो कि क्या होता है। बोले, लिखिए, इफ द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, if the organic part of the molecule or the studied part of the molecule, if the organic part of the molecule or the studied part of the molecule becomes electron rich because of resonance, then it is called plus M effect, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, क्लियर बात? कि अगर अपना ऑर्गेनिक पार्ट या स्टडीड पार्ट किसी ग्रुप के रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए तो उसको प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। इसी चीज को थोड़ा हम और थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं। अच्छा, उससे पहले प्लस एम इफेक्ट को कहीं कहीं ना प्लस आर इफेक्ट भी लिखा रहता है रेजोनेंस की वजह से, और माइनस एम इफेक्ट को माइनस आर इफेक्ट भी लिखा रहता है। दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली दोनों सेम बातें हैं, बट हम लोग को एक ओवरऑल, अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि रेजोनेंस जो है वो एक बड़ा फेनोमेना है और मेसोमेरिक इफेक्ट जो है उसका सबसेट होता है। रेजोनेंस जो है वो सिंगल बॉन्ड में भी होता है। ठीक है, आप जब स्टैंडर्ड टेक्स्ट कभी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उसमें कि सिंगल बॉन्ड में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट कभी भी सिंगल बॉन्ड में नहीं कराते, हम लोग डबल बॉन्ड, चार्ज और इन सब में कराते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस जो है एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा फेनोमेना है, उसका सबसेट है मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए किताबों में प्लस आर माइनस आर भी लिख देता है, एक ही बात है। चलो, तो ये कहानी अपने को समझ में आई कि व्हाट इज प्लस एम इफेक्ट। मतलब जो बात हम लोग ने लिखी है, अगर उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये अपना ऑर्गेनिक पार्ट है, और अगर कोई ग्रुप इससे जो अटैच्ड है, ये रेजोनेंस के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर, है ना, ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर या स्टडीड पार्ट के अंदर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन पहुंचाए, तो इस ग्रुप का हम लोग बोलते हैं कि ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। और अगर इसी का ठीक उल्टा हो जाए कि अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो अपने ऑर्गेनिक पार्ट से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचे, मतलब इलेक्ट्रॉन
इधर से इधर जाए तो इस ग्रुप का हम लोग बोलते हैं कि कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ये माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है, रेफरेंस है। समझ गए बात? तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मदद से प्लस एम और माइनस एम को समझना, कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रुप अपने ऑर्गेनिक पार्ट या स्टडीड पार्ट में पहुंचा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लस एम। अगर यही ग्रुप इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक पार्ट से या स्टडीड पार्ट से अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट इस ग्रुप का। लेकिन कब होगा, ऐसा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अब अपने को तो पहचानना है ना कि यहाँ पे प्लस एम है कि नहीं, यहाँ पे माइनस एम है कि नहीं, तो कब प्लस एम होगा, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं प्लस एम की, ठीक है, कंडीशंस। तो पहला अगर हम लोग प्लस एम का कंडीशन लिखें तो एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर अपने जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, अगर इससे जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, कौन, जो ग्रुप है उसका जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, कौन कौन है, अपने ऑर्गेनिक पार्ट से जो ग्रुप अटैच्ड है, उस ग्रुप का जो अपने ऑर्गेनिक पार्ट से डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, अगर उसको, उसके पास या तो लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, तो हर कंडीशन में ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। कहानी आई समझ में कि अगर अपना ऑर्गेनिक पार्ट या स्टडीड पार्ट है, उससे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है, अगर ग्रुप का डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर हर कंडीशन में कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। समझ गए? मतलब अपने ऑर्गेनिक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। समझ में आई इतनी बात? इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहले इतना नोट कर लीजिए आप, क्लियर करें। चलो देखा जाए तो प्लस एम इफेक्ट का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, प्लस एम इफेक्ट, ये आपको पहचान में आना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, अब आपसे इसमें पूछ रहा है बताओ प्लस एम है कि माइनस एम है, तो इसमें अपना कोई स्टडीड पार्ट अभी तो डिसाइड हम लोगों ने नहीं किया है, तो फिर हम लोग किस तरह से डिवाइड कर लेंगे कि ये अपना ऑर्गेनिक पार्ट है, ये अटैच ग्रुप है। बोलो भाई, ये ऑर्गेनिक पार्ट है कार्बन वाला, ये अटैच ग्रुप है, और ये रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना रहा है, तभी तो मेसोमेरिक इफेक्ट लग पाएगा जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तब। नहीं देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर लोन पेयर, तो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसमें जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है दैट इज नाइट्रोजन, उसके पास लोन पेयर है, तो ये इस तरह से रेजोनेंस करेगा, और इस तरह से जब रेजोनेंस करेगा तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा NH2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। बोलो भाई, मतलब अगर इसका हाइब्रिड हम लोग बनाएं तो इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पार्शियल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है। मतलब ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो जो अटैच्ड ग्रुप है उसने अपने ऑर्गेनिक पार्ट को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसको कौन सा इफेक्ट बोल दोगे, प्लस एम इफेक्ट बोल दोगे। समझ गए? तो अंडर ऑल द कंडीशंस, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, तो हर कंडीशन में कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होगा, प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट होगा। पहचान गए? और भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। पहले हम लोग माइनस एम इफेक्ट का कंडीशन भी देख लें, ठीक है, माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम इफेक्ट का थोड़ा सा कंडीशन जो है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है प्लस एम इफेक्ट की तुलना में। इसमें दो बातें आप देखोगे। पहला तो कि अगर अपना जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, अगर कोई इससे डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप है जिस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब हमेशा हम लोग क्या बात करते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल है ना, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपने ऑर्गेनिक पार्ट से इस ग्रुप की तरफ जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन हो गया माइनस एम इफेक्ट का, कि अपने ऑर्गेनिक पार्ट से एक डायरेक्टली अटैच जो एटम होगा, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास प्लस चार्ज है
डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास प्लस चार्ज है, तो हर कंडीशन में यहां पर कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होगा, माइनस एम इफेक्ट। प्लस चार्ज का मतलब रेजोनेंस कर सके, ऐसा नहीं कि रेजोनेंस नहीं हो, रेजोनेंस नहीं होगा तब कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, समझ के बाद ना। तो रेजोनेंस कर सके मतलब वेकेंट ऑर्बिटल हो, प्लस चार्ज के साथ वेकेंट ऑर्बिटल हो या सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है ना, तो वहां पर कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होगा, माइनस एम। दूसरा कि अपना ऑर्गेनिक पार्ट जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इससे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो और ये ग्रुप अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, या यूं कहा जाए कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो। कोई ऐसा अपना जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो ऑर्गेनिक पार्ट, उससे जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम हो वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो, तो भी यहां पर कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होगा, माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट होगा। तो ये जरा कंडीशंस हम लोग देख ली जाए, ठीक है, कि माइनस एम इफेक्ट कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो ये दो कंडीशन है आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग माइनस एम इफेक्ट का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल अगर हम लोग माइनस एम इफेक्ट का देखें, समझिए। जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है अपने पास, ना, ये चीज है, तो इसमें अपना ये ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, ये अटैच ग्रुप हो गया NO2 ग्रुप। तो अब देखो जरा कि इसमें A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C डबल बॉन्ड D है ना, मतलब ये मिलाकर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, जो कि बनना ही चाहिए, तभी तो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, तभी तो रेजोनेंस होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस ग्रुप से जो अपने ऑर्गेनिक पार्ट है, इससे जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। तो यहां पर हमेशा रेजोनेंस जो जाएगा वो ऐसे ही जाएगा, उल्टा तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखेगा। तो यहां पर जो बनने वाले स्ट्रक्चर हैं, ऐसा बनेगा। अगर इसका हम लोग हाइब्रिड बनाएं तो देखो ऐसा बनता दिखाई देगा, यहां पार्शियल, यहां पार्शियल, यहां पार्शियल, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ है वो यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव है, मतलब इधर से इधर हुआ है। बात आ रही है समझ में। तो ये जो कंडीशन हो गई, ये कौन सा, इस ग्रुप का अपने ऑर्गेनिक पार्ट पर कैसा इफेक्ट लगा, तो माइनस एम इफेक्ट लगा। पहचान में आई बात। तो अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जब भी कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसपे जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होगा, तो वहां पर हम लोग माइनस एम इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए तो इतनी बात अपने को समझ में आ गई, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट कब होगा उसका कंडीशन हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको क्वेश्चन में बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाऊंगा और आपको बताना होगा कि इसमें प्लस एम इफेक्ट है कि माइनस एम इफेक्ट है, ठीक है। चलो इसको फटाफट नोट कर लो पहले, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। पॉज करके कर लीजिए। चलो भाई, तो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्लस एम माइनस एम एंड प्लस आई माइनस आई इफेक्ट्स, ठीक है। यहां पर हम लोग क्लब कर लेते हैं, दोनों बताइए, ठीक है। चलो तो जैसे सबसे पहले मान लो हम लोग ले लिए, आपको इस ग्रुप का इस अपने ऑर्गेनिक पार्ट में कौन सा प्लस एम है, माइनस एम है, प्लस आई है, माइनस आई है, ये बताते जाना है, ठीक है। जो अटैच्ड ग्रुप है उसका प्लस एम माइनस एम बताना है, और ये पहचान में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये जो बात पढ़ रहे हैं, ये जो कंडीशंस कर रहे हैं ना, ये बहुत बेसिक बात है। जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे ना, तो हम लोग रेजोनेंस करा करा के नहीं देखेंगे कि चलो चेक करते हैं कि इसके पास प्लस एम है, नहीं, हम लोग देखते ही बताएंगे कि प्लस एम माइनस एम, इसमें ये लग रहा है, इसमें ये लग रहा है,
समझ के बात। तो जिनको ये बात नहीं समझ में आएगी उनके लिए ऐसा लगेगा कि क्या बात हो रही है, चाइनीज में कुछ चल रहा है, ठीक है, तो इसको समझिएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर जिनको डाउट रह गया है तो आप ये क्वेश्चंस भी समझते रहिए, अगर दिक्कत हो रही है तो आप पीछे जाके कंडीशन फिर देखिए, ठीक है। चलो देखो, तो ये अपना ऑर्गेनिक पार्ट, ये अपना अटैच्ड ग्रुप, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर लोन पेयर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो जो अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसके पास एक लोन पेयर है, तो यहां पर इस तरह का रेजोनेंस होगा। डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर होना मतलब कौन सा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, बोलो। और आई इफेक्ट ओ OH का कैसा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई इफेक्ट, बोलो भाई। तो अब मान लीजिए प्लस एम माइनस आई पकड़ लिए। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि देखो OH ग्रुप बेंजीन में रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है और इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए सर अगर ऐसा सवाल आ जाए कि इस बेंजीन में इस OH ग्रुप के द्वारा नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी गई है या ली गई है, मान लो ऐसा सवाल पूछे, क्योंकि रेजोनेंस से दे रहा है और आई इफेक्ट से खींच भी रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी काम कर रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, बस एक जगह एक्सेप्शन है हम बताएंगे। हमेशा ये बात आपको याद रखना है कि रेजोनेंस का इफेक्ट हमेशा सभी इफेक्ट से बड़ा होता है ना। मतलब रेजोनेंस का इफेक्ट इज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट, है ना, हर जगह। बस एक आध जगह ही एक्सेप्शन है, मतलब प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, मतलब नेट इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन के अंदर दे रहा है, ठीक है। चलो ये बताना, यहां बताओ। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर है, ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम। और इंडक्टिव कैसा करेगा, माइनस आई। ज्यादा कौन होगा, प्लस एम होगा। आ रही है बात पहचान में। चलिए फिर बताइए, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, रेजोनेंस है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इस अटैच्ड ग्रुप का बताना है, तो ये अटैच्ड ग्रुप अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, या यूं कहा जाए कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। तो यहाँ पर रेजोनेंस का जो डायरेक्शन है ये ऐसा हो जाएगा, तो मतलब माइनस एम इफेक्ट होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और आई इफेक्ट भी माइनस आई होगा, डोमिनेटिंग माइनस एम ही होगा, रेजोनेंस हमेशा डोमिनेटिंग होगा। पहचान में आ रही है बात। चलिए, तो अब ये कैसे करना है समझ में आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन फटाफट लिख देता हूं, अब आपको बताते चलना है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा अभी, फिर आप ये क्वेश्चंस नोट करेंगे।
चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस है ना, इसको अब आप डिसाइड करिए कि कहाँ प्लस एम है, कहाँ माइनस एम है, कहाँ प्लस आई है, कहाँ माइनस आई है। पॉज करके करना है। हो गया? चल, तो इसमें बताओ, ओ माइनस का हम लोगों ने लिखा था ऑर्डर में कि प्लस आई है और प्लस एम होगा, तो फोर्थ का प्लस एम और प्लस आई, डोमिनेटिंग प्लस एम ऑफ कोर्स। इसमें बताओ, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो डायरेक्टली अटैच आइटम पर अगर लोन पेयर होता है तो हर कंडीशन में प्लस एम होगा, और O का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस आई होगा, डोमिनेटिंग प्लस एम होगा। बात आ रही है समझ में? इसकी बात, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँ कि सर कुछ लोग को दिख रहा होगा सर A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C पर लोन पेयर, तो मुझे बोले सर ये लोन पेयर इधर भी तो जा रहा है ना? ठीक है, उधर जा रहा है, नो प्रॉब्लम, वो एक अलग रेजोनेंस हो रहा है, वो अपने ही वो ग्रुप के अंदर वो रेजोनेंस हो रहा है, तो उसको हमको थोड़ी बताना है, हमको तो अपने ऑर्गेनिक पार्ट के रेफरेंस में बताना है। बात समझ में आया? तो इसके अंदर ही अपना रेजोनेंस हो रहा है, वो चलता रहे, है ना, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस। हाँ, हम लोग को अपने ऑर्गेनिक पार्ट में ये पार्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस से या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बस ये बात करनी है। तो लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, समझ गए? तो ये इस ग्रुप का इस ऑर्गेनिक पार्ट में प्लस एम इफेक्ट है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, आगे उसको डिटेल में बात करेंगे कि देखो ये लोन पेयर इस बेंजीन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इस कार्बोनिल में भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब वो जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, वो बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है और उस कार्बोनिल में भी जा रहा है, मतलब वो लोन पेयर दो अपोजिट डायरेक्शन में रेजोनेंस कर रहा है। तो मतलब बात ये है कि जब ऑक्सीजन इधर रेजोनेंस कर रहा होगा इस तरफ, तो इस तरफ उसका रेजोनेंस, दूसरी तरफ उसका रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा होगा। भाई एक ही तरफ ना जा सकता है एक बार में, तो अगर जब इधर जा रहा होगा तो इधर नहीं जा रहा होगा, जब इधर जा रहा होगा तो इधर नहीं जा रहा होगा। बात समझ में? ऐसे ही कंडीशंस को, ऐसे ही केसेस को हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, और वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक, अभी क्रॉस कॉन्जुगेशन पे बात नहीं कर रहे, इसको समझेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे इस पर। इसमें बताओ, A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C पर C डबल बॉन्ड D, बोलो भाई, है ना? तो एक एटम जो अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, वो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, तो माइनस एम इफेक्ट होगा, माइनस एम इफेक्ट, और क्योंकि C से O जुड़ा है, N जुड़ा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी होगा, लेकिन डोमिनेटिंग हमेशा कौन सा बता रहे हैं हम लोग? माइनस एम इफेक्ट। बोलो सर इस नाइट्रोजन का भी तो इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस होगा। ठीक है, फिर से वही बात कि ये उसका इंटरनल रेजोनेंस है, वो ग्रुप आप अपने अंदर ही रेजोनेंस कर रहा है, हमको उससे क्या लेना देना, हमको अपने ऑर्गेनिक पार्ट से लेना देना है। ठीक है, चलिए इसकी बात करें तो NH माइनस है, तो इसका तो प्लस आई इफेक्ट पढ़े थे हम लोग, और क्योंकि लोन पेयर है डायरेक्टली अटैच आइटम पर, तो प्लस एम इफेक्ट भी है। डोमिनेटिंग कौन है? तो प्लस एम इफेक्ट होगा। ठीक है, इसकी बात करें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड आइटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, तो माइनस एम इफेक्ट, और SO3H का माइनस आई इफेक्ट भी है। डोमिनेटिंग कौन होगा? माइनस एम इफेक्ट होगा। दिख रहा है? इसकी बात करूं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, तो यहां पर भी कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस एम होगा और माइनस आई होगा, डोमिनेटिंग माइनस एम होगा। पहचान में आ रही है बात? यहां फंसेंगे आप लोग, है ना? चलो, तो पहले इतना नोट कर लो सब लोग, ये इसके आंसर्स, फिर थोड़ी जगह बना के मैं 10 नंबर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो यहां पर दिक्कत वाली बात आ गई ना, यहां पर एक चीज समझना है, A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, डायरेक्टली अटैच्ड एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू भी बॉन्डेड है, और जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है इसके पास लोन पेयर भी है, मतलब दोनों कंडीशंस हैं। ऐसा भी तो हो सकता है
कि भाई लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो ऐसे केसेस में सर क्या बोला जाए, प्लस एम बोला जाए कि माइनस एम बोला जाए? ठीक है, देखो क्योंकि दोनों हो रहा है ना, मतलब दोनों का कंडीशन है, तो दोनों साइमल्टेनियसली हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वेव है, तो वेव नेचर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और माइनस एम भी हो सकता है, दोनों हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल जब आएगा इस तरह का तो आपको डोमिनेटिंग फैक्टर आपको सोचना होगा कि विच इज डोमिनेटिंग, प्लस एम इज डोमिनेटिंग और माइनस एम इज डोमिनेटिंग। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो कि पाई बॉन्ड भी हो, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, और लोन पेयर भी हो, तो हमेशा पहले पाई बॉन्ड को रेजोनेंस में उतारेंगे। क्यों पाई बॉन्ड को रेजोनेंस में उतारेंगे? मतलब इसका जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो माइनस एम है, और आई इफेक्ट की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई भी है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर माइनस एम है। ऑल्दो प्लस एम भी यहां पर हो सकता है, लेकिन नॉर्मली प्लस एम का एक्सटेंट, सुनिए ध्यान से, नॉर्मली इस लोन पेयर से प्लस एम का एक्सटेंट बहुत कम होता है। सिर्फ तभी ये प्लस एम डोमिनेटिंग होता है जब इस बेंजीन को कोई जरूरत पड़ती है। जरूरत कब पड़ेगी इस बेंजीन को? जब इस बेंजीन पर कोई रिएक्शन होगा, कोई अटैक होगा। तो अगर इस बेंजीन पर किसी अटैक से अगर बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको जरूरत पड़ेगी, और तब ये लोन पेयर रेजोनेंस में कूद पड़ता है। अदरवाइज वो लोन पेयर रेजोनेंस में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसकी वजह समझिए क्या है, मतलब इसमें माइनस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग है। उसकी वजह ये है कि रेजोनेंस में क्या होता है, ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होते हैं, पता है सबको। देखो तो ये पाई बॉन्ड जो है, ये p ऑर्बिटल इसका और p ऑर्बिटल इस कार्बन का, इन दोनों के p ऑर्बिटल के ओवरलैप से पाई बॉन्ड ये बना होगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? और ये पाई बॉन्ड भी इस नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना होगा। तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये चारों पाई बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ऑलरेडी। बोलो भाई, तो जब चार ऑर्बिटल एक साथ पैरेलल पड़े हुए हैं तो बड़े आसानी से ओवरलैप कर सकते हैं, उनको कोई चेंज करने की जरूरत मॉलिक्यूल में नहीं है। बोलो भाई, और मॉलिक्यूल में अगर कोई भी चेंज करना है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। बोलो, तो इन चारों ऑर्बिटल जो कि ऑलरेडी पैरेलल पड़े हुए हैं तो उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे तुरंत रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, माइनस एम इफेक्ट स्टार्ट हो गया। समझ गए? ओवरलैप कर करके। अब ये बात समझते हैं कि ये लोन पेयर क्यों नहीं है रेजोनेंस में। ठीक है, तो देखो ये नाइट्रोजन जो है, इसका हाइब्रिडेशन बोलो मुझे, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बोलो, तो तुरंत बोलोगे 2 सिग्मा एक लोन पेयर, सर sp2 बोलो, बोलोगे ना sp2 हाइब्रिडेशन है। सही बात है, तो अगर sp2 है तो मतलब ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में पड़ा है? एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पड़ा है। भाई sp2 मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 3। 2 सिग्मा बना लिए तो एक बचा लोन पेयर, उसमें जाएगा। बोलो, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो भाई, तो ये लोन पेयर जो है ये बोर्ड के प्लेन पर है, ये बेंजीन के प्लेन पर है, तो ये रेजोनेंस में कैसे आएगा? इसके p ऑर्बिटल तो बाहर की तरफ है और ये लोन पेयर ऐसा है, बोर्ड के प्लेन पर है, तो इसको पहले बोर्ड के प्लेन पे आना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन पे आना पड़ेगा, तब ना रेजोनेंस कर पाएगा। तो यहां पे तो ये रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज ऑर्बिटल इज नॉट पैरेलल। बोलो सर, आपने बोला था कि वो आ सकता है रेजोनेंस करने के लिए, बोला था, लेकिन आएगा कब? वही बात बोली जा रही है कि आएगा तब जब इसको कोई जरूरत पड़ेगी, तब वो p ऑर्बिटल में आएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी का खेल है, एनर्जी लगेगा, एनर्जी मॉलिक्यूल को अनस्टेबल होने से बचाना है तो उतना एनर्जी वो लगाएगा और फिर बैक बॉन्डिंग करेगा तो स्टेबलाइज करेगा, तो वो एनर्जी का खेल है। जहां जब तक इस पे अटैक नहीं हो रहा तो ये पाई बॉन्ड बड़े मजे से रेजोनेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पैरेलल है। समझ के बात? तो जब भी ऐसा सिस्टम होगा तो हमेशा पाई बॉन्ड रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे आप। समझ गए? चलो इसको बोलो, ठीक है। इसमें प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम हमेशा डोमिनेट करेगा। इसमें फिर से सल्फर के पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड है, तो डोमिनेटिंग कौन बोलोगे? माइनस एम बोलोगे, और माइनस आई होगा। प्लस एम इसमें ये हो सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे जब इस पर अटैक हो, ठीक है, वही केस है। इसमें बताओ, ये एक बढ़िया सवाल है, इसमें क्या होने वाला है, प्लस एम या माइनस एम?
तो बोरॉन, बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन है। जल्दी से मुझे बताओ कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है क्या? बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 3 सिग्मा। बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों ने 2s2 2p1, एक्साइटेड स्टेट में जाके 2s1 2p1 2p1 ऐसा हो जाएगा। तीनों हाइब्रिडाइज कर जाएंगे और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेगा और ये तीनों बॉन्ड बना लेगा। sp2 में 2 ही p है, लेकिन हर सेकेंड पीरियड एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, हर एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में अगर p सबशेल है तो उसके पास 3 p ऑर्बिटल होते हैं। 2 का तो लेखा जोखा आपने लिख दिया है, sp2 लिख दिया है, तीसरा कहाँ है? तो तीसरा खाली पड़ा है। बोलो भाई, क्योंकि 3 ने 3 इलेक्ट्रॉन थे, पेयर्ड अप होकर बॉन्ड बना लिए, sp2 में जाकर एक खाली पड़ा है। तो क्योंकि अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C, C पर प्लस चार्ज, प्लस ना होकर यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल है, वो लिखे थे हम लोग माइनस m इफेक्ट में। तो ये जो कंडीशन हो गई ये किसकी हो गई? माइनस m इफेक्ट की हो गई, क्योंकि हमेशा ये इधर से इधर जाएगा। बात आई समझ में? तो माइनस m इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, पहचान पाए? आई इफेक्ट बता दो। तो ये कार्बन है और ये बोरॉन है, तो बोरॉन के बाद कार्बन आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी कार्बन की, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट होगा। डोमिनेटिंग कौन सा होगा? माइनस m इफेक्ट होगा। आई बात समझ में ना? तो ऐसा, ये सब बढ़िया एग्जांपल्स हैं जो आपको समझ रहे हैं, और ये अब आप जब दिमाग लगाएंगे तो खुद से कर लेंगे, रटना बहुत ज्यादा नहीं है। लास्ट वाला, ठीक है, ये X जो है ये हैलोजन है, ठीक। हैलोजन के साथ ये एक्सेप्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर है, तो अंडर ऑल दी कंडीशंस इट विल इफेक्ट प्लस m इफेक्ट। और हैलोजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसका माइनस आई होगा। और सिर्फ यहां पर हैलोजन के केस में, बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हैलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर प्लस m इफेक्ट। ये एक एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है कि हैलोजन के केस में माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस m इफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। प्लस m माइनस m पहचानना हम लोग सीख गए। नेक्स्ट क्लास में इस पर हम आपको कुछ रैंडमली कुछ और सवाल करेंगे, है ना, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, नमस्कार।